मैट्रिक सेंटअप परीक्षा के सभी विषय के आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न जो है उसी बिहार बोर्ड की तरफ से सेट करके भेजा गया है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र सेट करेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से सेंटअप एग्जाम का तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो ही जा रहा है, लेकिन यहाँ से तमाम प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको 10th के विद्यार्थी अगर आपको किसी भी साल एग्जाम देना है तो आपको याद रखना जरूरी है। तो आपके इस काम को आसान करने के लिए आप जानते हैं इस चैनल पे सबसे पहले से मैं हर विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। कोई भी प्रश्न मैं आपके लिए नहीं छोड़ा हूं, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखना है। मैंने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा सेंटअप एग्जाम के 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट करके भी सभी विषय का प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के इस वीडियो में सोशल साइंस का मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता चुका था, लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटअप एग्जाम के सोशल साइंस का मैं आपको सब्जेक्टिव नहीं बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को समझेंगे कि क्या क्या प्रश्न आया है पूरे सोशल साइंस में। आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, उसमें कैसे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, उसको कैसे आपको उत्तर देना है, ये कला आपको जरूर सीखना है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसी रूप में प्रश्न आएंगे, तो आपको उत्तर लिखना जरूर सीखना है। तो देखिए कुछ इस रूप में आपका प्रश्न आया, यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां से आपको शुरुआत होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। तो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको 40 बनाना है। मैं आपका 80 का सॉल्व करा चुका हूं वीडियो के माध्यम से भी, और वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, प्रश्न पत्र भी वहां पे उपलब्ध है, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सीधे हम लोग सब्जेक्टिव की आज बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको मिलेगा इतिहास। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। इतिहास में सबसे पहले आपको लघु उत्तरीय प्रश्न सेंटअप एग्जाम और फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा है आपसे 6 लघु उत्तरीय प्रश्न सर पूछेगा इतिहास में, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है। इसके लिए आपको 2-2 अंक अर्थात कि 6 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। यहां पे ध्यान से आप पढ़ लेंगे। 6 में से कोई भी 3 आपको बना देना है। मैं इसमें से वही 3 आपको बताऊंगा जो कि सेंटअप एग्जाम में आपका काम चल जाए, उसके साथ साथ जिसके पूछे जाने की संभावना बोर्ड परीक्षा में इस साल सबसे ज्यादा है। जैसे पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। ये प्रश्न देखिए हर साल के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे इसको सीखते हैं। देखिए मैं बोला कि हर साल के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आपको उत्तर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधा था कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में जर्मनी विभक्त था। दूसरा बाधा कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं। तीसरा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चौथा था ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। पांचवा था मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। इतना आप लिख देंगे, यही महत्वपूर्ण बाधा था। 4-5 आप लिख देंगे। 2 अंक का प्रश्न ऐसे पॉइंट में लिखेंगे, आपको 2 का 2 अंक मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। पहले प्रश्न को आपने समझा। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो मैं इसका भी उत्तर आपको बता दे रहा हूं। आपको 3 ही प्रश्न लिखना है, मैं 3 ही का उत्तर आपको लिखाऊंगा। यहां पे देखिए आपको उत्तर इस तरह लिखना है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। कभी भी टू द पॉइंट उत्तर लिखना चाहिए। पहला कारण क्या था? मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा कारण था राजनीतिक दल में संगठन का अभाव। तीसरा था समाजवाद का प्रसार, और चौथा था लुई फिलिप की नीति की असफलता। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। कि लुई फिलिप का जो वहां पे नीति था वो जनता उससे असंतुष्ट थे और जनता के तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा। तो ये प्रमुख कारण था। बाकी ये सभी कारण आप लिख सकते हैं। इतना आप लिख देंगे, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। चलिए 2 प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखना सीख चुके हैं। तीसरा प्रश्न आपसे ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए मैं इसका भी उत्तर आपको लिखा दे रहा हूं। 3 ही का उत्तर आपको लिखना है कि ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उत्तर आपको इस रूप में लिखना है कि मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों की विशेष सुविधाएं जैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूरों को संघ बनाने की सुविधा, मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना। ये सभी नया काम हुआ था। इससे सिद्ध हो रहा है कि जो समाजवाद था, साम्यवाद था, वो एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था था। क्योंकि देखिए आर्थिक स्तर पर भी काफी बदलाव हुआ समाज में, जो उसके पहले नहीं हुआ था, और सामाजिक स्तर पर भी काफी अंतर देखने को मिला। इतना आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार 3 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आपका इतिहास का 6 अंक कंप्लीट हो गया। बाद अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। ये भी आप देख सकते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। नगरीकरण ने नई नई समस्याओं को जन्म दिया, ये भी आप लिख सकते हैं। निरुद्धिकरण अर्थात जो उद्योग धंधा बंद होने लगा था, ये भी आप लिख सकते हैं। कोई आपको लिख देना है, मैंने 3 आपको लिखा दिया। फिर इसको सॉल्व करने के बाद चाहे बोर्ड एग्जाम हो या ये सेंटअप एग्जाम, आप नीचे बढ़ेंगे ना, इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। आपको दिखाई दे रहा है 4 अंक का ये प्रश्न, अर्थात कि बड़ा इसका थोड़ा सा उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो 7 नंबर पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। या 8वें नंबर पे है आपका, दोनों में से कोई एक ही लिखना है कि इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरी, इसका आंसर हम लोग नहीं देखे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। तो चलिए मैं इसका उत्तर लिखा दे रहा हूं, वैसे आपको एक ही लिखना है, 4 अंक मिल जाएगा। देखिए मैंने शुरू में ही बता दिया, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए कितना बार पूछा गया प्रश्न है, उसी का मैं आपको उत्तर लिखा रहा हूं। तो उत्तर आपको कुछ इस तरह लिखना है कि जनमानस तैयार करने में प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। समाचार पत्र पत्रिकाएं विविध घटना, समस्याओं तथा विचार के संबंध में जनता को सूचना प्रदान करने का कार्य करती थी। साधारणतः समाचार पत्र में प्रकाशित उन सूचनाओं और विचारों के आधार पर ही जनसाधारण अपने विचार का निर्माण करते हैं। शिक्षा के अधिकाधिक प्रचार प्रसार से समाचार पत्र जनमत निर्माण एवं उसके अभिव्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। पूरा इसका बड़ा सा आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेकर भी आप लिख लेंगे। यहां तक आपको उत्तर लिखना है, यहां तक आप देख लीजिए, आपका उत्तर कंप्लीट होगा। तो मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूं, वीडियो रोरो का भी आप लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर लिख सकते हैं। कुल मिलाकर इसकी सारांश में आपको बता दूं तो प्रश्न पूछा था कि समाचार पत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार भूमिका निभाया। तो देखिए समाचार पत्र के ही माध्यम से उस समय के जितना भी नेता थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, देखिए सभी लोग जो थे प्रेस के माध्यम से ही अपने विचार को अलग अलग पत्रिका को जनता तक पहुंचाते थे और जनता उनके विचार को पढ़कर उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ती थी। और दूसरा कि अंग्रेज का नीति काफी खराब था, उन्होंने शोषणकारी नीति अपनाया था, तो इसके पता भी जनता के पास समाचार पत्र के माध्यम से ही चलता था। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रेस की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यही आपको लिख देना है, यहाँ पे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, आपका इतिहास का खंड का उत्तर पूरा हो जाएगा। इस तरह आप इतिहास को सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपको मिलेगा राजनीति विज्ञान अर्थात की पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपसे देखिए कह रहा है कि 9 से 12 तक अर्थात कि 4 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 2 अंक का है, इसमें से किसी 2 का आपको जवाब देना है, 4 अंक मिलेगा। तो चलिए मैं 2 जो महत्वपूर्ण है उसका उत्तर मैं आपको लिखा दे रहा हूं। पहला प्रश्न देखिए आपसे इस प्रकार पूछा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये भी प्रश्न आसान है, आप लिख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि सरकारी कागज में जानकारी प्राप्त करना कि क्या काम हो रहा है हमारे लिए, इन सभी की जानकारी सूचना प्राप्त करना। दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, और उसके नीचे है राजनीतिक दल की परिभाषा दे। तो चलिए ये 2 ही प्रश्न आपको लिखना है, तो यही 2 का उत्तर मैं आपको लिखा दे रहा हूं। एक का उत्तर आपको लिखना था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे आपको उत्तर लिखना है कि वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्म को समान आदर प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, जैसे भारत। अर्थात कि वैसे राज्य जहां पे किसी भी धर्म को विशेष रूप का दर्जा नहीं दिया गया और सभी धर्म एक बराबर हो, सभी धार्मिक लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, तो उसे हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसे भारत में इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। एक और उत्तर आपको लिखना है, 2 ही का उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख रहे हैं कितना बार पूछा गया प्रश्न है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दें। तो इस तरह आपको उत्तर लिखना है कि सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलाप से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना। अर्थात कि कुल मिलाकर आपको इतना उत्तर लिख देना है कि राजनीतिक दल का जो परिभाषा पूछा था कि राजनीतिक दल का आशय जो है ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो जिनका उद्देश्य राजनीतिक कार्य करना होता है। पूरा इतना लिख देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। 2 ही प्रश्न का जवाब देना था, मैंने 2 का उत्तर लिखा दिया। नीचे भी आप कोई भी लिख सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और पॉलिटिकल साइंस से आपसे मात्र 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 का जवाब देना, इसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य बताइए, तो ये हर साल के लिए VVI रहता है। तो चलिए मैं इसी का उत्तर लिखाता हूं, आपको 1 ही का उत्तर लिखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इसीलिए बोला कि ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षा दे चुके हैं, नहीं दे रहे हैं, किसी भी साल आपको देना है, क्योंकि जो VVI प्रश्न देख रहे हैं, कितना VVI प्रश्न है, इसका ही मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, ताकि सेंटअप एग्जाम का भी आपका कार्य हो और फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी। इसलिए ये पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा। छठा राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य, तो इसी तरह आपको उत्तर लिखना है कि किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन का एक अंग बन चुका है, इसीलिए लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है कि किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं सर, तो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल को।
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्य हैं। यहाँ पे कार्य आपको लिखना है। पहला कार्य है नीति एवं कार्यक्रम तय करना, अर्थात कि हर राजनीतिक दल अपने समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने पार्टी का एक नीति और कार्यक्रम तैयार करता है और उसको टेलीविजन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, लोगों के बीच सभा के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना उसका पहला कार्य है। पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। दूसरा कार्य है शासन का संचालन, अर्थात कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगा तो दो ही उसके सामने कंडीशन होगा, या तो चुनाव जीत जाएगा, बहुमत में होगा, तब वो सरकार बनाकर शासन चलाएगा, या अगर वो अल्पमत में होगा, सरकार बनाने भर का उसके सीट नहीं मिलेगा तो विपक्ष में बैठकर और सरकार पर दबाव बनाएगा कि सरकार कोई गलत काम नहीं करे। तो ये भी आपको लिख देना है। तीसरा कार्य होता है चुनाव का संचालन करना, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था है, तो अगर विभिन्न राजनीतिक दल रहेंगे तभी अलग अलग पार्टी में कॉम्पिटिशन होगा, तभी आपके पास विकल्प मिलेगा कि अधिक लोगों में किसी एक को अच्छे उम्मीदवार को चुनने का। तो चुनाव का संचालन कैसे होगा, कौन सा पार्टी क्या एजेंडा पेश करेगा, कैसे चुनाव का घोषणा पत्र तय होगा, कहां से कौन उम्मीदवार को लड़ना है, कैसे जीतना है, ये भी राजनीतिक दल का ही कार्य है। पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिख लेना है। चौथा काम है राजनीतिक दल का कि लोकमत का निर्माण करना, कि अपने हित में समर्थन प्राप्त करना। पांचवा है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का काम करना, कि सरकार आपके लिए ये काम कर रहा है, सरकार आपके पक्ष में खड़ा है, सरकार के कार्य को समझाना, सरकार के कल्याणकारी योजनाओं में, कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बनाना, ये भी राजनीतिक दल का कार्य होता है। राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ये भी राजनीतिक दल का कार्य है, कि कौन सा चुनाव लड़ेंगे, मतदाता को तैयार करना कि कैसे आपको वोट देना है। इसके अलावा उन लोगों को प्रशिक्षण देना जो कि राजनीतिक दल में कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ गैर राजनीतिक कार्य भी होते हैं राजनीतिक दल का, जैसे कि कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आता है, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, आगजनी, तो उसके दौरान राहत करना भी, राहत पहुंचाना, लोगों में भागीदार बनना गैर राजनीतिक कार्य है राजनीतिक दल का। तो पूरा इतना आप लिख देंगे, आपका 4 अंक जरूर मिलेगा। ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार यहाँ पे आपने पॉलिटिकल साइंस का भी उत्तर कंप्लीट कर लिया। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का प्रश्न, अर्थात कि अर्थशास्त्र का प्रश्न। अर्थशास्त्र में भी आपसे देखिए 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं। कह रहा है जिसमें से किसी 2 का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ रहा है कि घरेलू उत्पाद अर्थात कि जीडीपी से आप क्या समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो चलिए ये काफी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर मैं आपको लिखा दे रहा हूं। ये मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र है, बल्कि इसीलिए मैं इसका उत्तर सभी सब्जेक्ट का, आप देख रहे हैं इस चैनल पे आपकी तैयारी को आसान करने के लिए सभी सब्जेक्ट का उत्तर सबसे पहले सही आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का अपलोड हो चुका है। इसका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के उसी एक्सपर्ट के द्वारा प्रश्न सेट किया गया है जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रश्न सेट करेंगे, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर रटना चाहिए। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। आपके लिए देखिए मैं चुन चुन कर प्रश्न बता रहा हूं कि जो प्रश्न सेंटअप एग्जाम में भी काम आए, उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न यही है, देखिए ये भी प्रश्न कितना बार पूछा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी से आप क्या समझते हैं, यही आपको बताना है। उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादित मात्रा होता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 से 10 में यदि दुकान से 40 लाख करोड़ रुपए एवं अन्य सेवा से प्राप्त लाभ 60 करोड़ हो तो वह सकल घरेलू उत्पाद होगा। अर्थात कि किसी देश में एक वर्ष में कितना वस्तु और सेवा उत्पादित हुआ और उसका कुल कितना मूल्य है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। इतना आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट होगा और आपको 2 अंक मिल जाएगा। इसके आगे देखिए आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो दूसरा कह रहा है वस्तु विनिमय क्या है। तो चलिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका भी उत्तर हम लोग समझते हैं। ये तो काफी आसान है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। अर्थात कि एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु प्राप्त करना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के वस्तु को बदलना। तो इस तरह आप उत्तर लिख देंगे। 2 मैं आपको उत्तर बता दिया, 2 ही का उत्तर लिखना है। अगला है स्वयं सहायता समूह, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके आगे पूछा है आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, कोई 2 ही उत्तर लिखना है। फिर आगे देखिए आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 प्रश्न पूछा गया है, 4 अंक का प्रश्न है, किसी एक का ही आपको उत्तर लिखना है। दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, अर्थात कि पहले बताना है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, उसके बाद इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है आपको बता देना है। और अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार है, प्रत्येक अधिकार को उदाहरण के साथ लिखे, अर्थात उदाहरण के साथ लिखे। तो मैं पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसी का उत्तर मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आपको 4 अंक मिल जाएगा। आपको एक ही उत्तर लिखना है। ये मैं बोल रहा हूं, मैं वीवीआई प्रश्न चुन चुन कर आपको लिखा रहा हूं, देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको उत्तर इसी तरह लिखना है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है।
अर्थात कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात कि कोई देश एक साल में कितना आय अर्जित करता है उसे उसका राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अपने परिभाषा दे दिया, उसके बाद कहा है कि इसकी गणना की प्रमुख विधि बताइए, तो इसके गणना की प्रमुख विधि है, पहला है उत्पादन गणना विधि। तो ऐसे आपको उत्तर लिख देना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के आधार पर कहते हैं तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना आय के आधार पर कहते हैं, वहां के व्यक्तियों वस्तुओं के आय के आधार पर, तो उसे आय गणना विधि कहते हैं। जब हम व्यय के आधार पर इसकी गणना करेंगे राष्ट्रीय आय की तो उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। जब मूल्य योग के आधार पर कहेंगे तो मूल्य योग विधि, जब व्यवसायिक के आधार पर करेंगे तो व्यवसायिक संरचना के आधार पर तो उसे व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। तो ऐसे ही आपको उत्तर लिख देना है, यहाँ पे पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और 4 अंक आपको मिल जाएगा। और इस तरह आपका इकोनॉमिक्स अर्थात कि अर्थशास्त्र का भी उत्तर कंप्लीट हुआ। आगे आप बढ़ेंगे, जानते हैं इसमें काफी सेगमेंट होता है। आगे आपको मिलेगा भूगोल से प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए ज्योग्राफी से प्रश्न है। इसमें भी कह रहा है कि 6 आपसे पूछे गए लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से किसी 3 का आपको जवाब देना है, इसके लिए आपको 6 अंक मिलेगा। यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको 3 का उत्तर लिखा दे रहा हूं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जल संकट से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए दोनों का उत्तर मैं लिखा दे रहा हूं और एक का उत्तर मैं आपको और लिखा दूंगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जल संकट कितना महत्वपूर्ण है, आपको उत्तर इसी तरह लिखना है। जल संकट आप समझ रहे हैं, जल का कमी क्या कहलाएगा, जल संकट। उत्तर लिखने का क्वालिटी आपको इसी तरह रखना है ताकि आपको 2 अंक मिले। कि उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाता है। सूखा जल संकट का ही एक कारण है। वर्षा में वार्षिक और मौसमिक परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की भिन्नता से है। प्रायः जल की कमी इसके अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज में विविध वर्गों के जल के असमान वितरण से उत्पन्न होता है। किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप द्वारा भूमि को संचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। भूमिगत जल स्तर नीचे गिरा है और जल संकट उत्पन्न हो रहा है। अर्थात कि कभी कभी बारिश नहीं होगा और हर जगह असमान जल का वितरण है, इसी कारण जल संकट की उत्पत्ति हुआ है। और जल आप जानते हैं हर कार्य के लिए आवश्यक है। तो इतना आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं बोला महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूं, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो देखिए सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो ये भी प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया है। तो इसका भी उत्तर छोटा सा ऐसे आपको लिख देना है। 2 ही अंक का प्रश्न है कि सूर्य के ताप से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। और कोरोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा बिना टरबाइन आदि के सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यही प्रौद्योगिकी है जिसे सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इतना आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के क्या कारण है, ये भी आप लिख सकते हैं। उससे अगला प्रश्न है कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, तो 2 मैं उत्तर लिखा दिया, 3 आपको उत्तर लिखना है। तो विनिर्माण भी मैं आपको लिखा दे रहा हूं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको उत्तर इस तरह लिखना है कि वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक है। कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी, लौह अयस्क से लोहा इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तु। अर्थात कि कच्चा माल से जो है नया वस्तु तैयार करना क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग। इतना आपको लिख देना, इसका उत्तर आपको कंप्लीट होगा और 2 अंक आपको मिल जाएगा। इस तरह आपने 3 उत्तर ज्योग्राफी का लिख दिया। आगे भी प्रश्न को समझ लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कम वन क्षेत्र के 2 प्रमुख कारण, आपको जो मन करे वो भी आप लिख सकते हैं। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं। डेल्टा को परिभाषित कीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। नीचे आप बढ़ेंगे तो ज्योग्राफी से आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अर्थात कि बड़ा प्रश्न। यहां पे देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि आपको ज्योग्राफी से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, जिसमें से किसी एक का उत्तर देना है। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। तो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कह रहा है कि खनिज के विभिन्न प्रकार को लिखिए और उसका उदाहरण का विवरण दीजिए। और दूसरा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का संक्षिप्त विवरण दे। तो पहला काफी महत्वपूर्ण है, दोनों में से एक ही का उत्तर लिखना है। तो चलिए पहले का उत्तर मैं आपको लिखा दे रहा हूं कि कैसे आप लिखेंगे कि आपको 4 में 4 अंक मिले। का उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि सामान्यतः खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज, क्योंकि बोला था कि उदाहरण के साथ आपको लिखना है। और धात्विक खनिज को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला है लौहयुक्त खनिज, जिन धातुओं के खनिज में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, इसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। दूसरा होता है आपका अलौहयुक्त खनिज, जिन धात्विक खनिज में लोहे का अंश कम होता है, जैसे सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा इत्यादि, उसे हम क्या बोलते हैं, अलौहयुक्त खनिज। ऐसे आप लिखेंगे। फिर दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना, पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। और अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी एवं पादप जीवों के परिवर्तन होने के कारण बनते हैं, जैसे कोयला खनिज जो है कार्बनिक खनिज के उदाहरण है। और अकार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट। तो पूरा आपको इतना लिख देना। यहाँ पे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं।
इतना आप लिख देंगे आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और ज्योग्राफी का आपका उत्तर भी यहाँ पे पूर्ण हो गया। आप लिखने के बाद जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला सेगमेंट अंतिम होता है डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि आपदा प्रबंधन का। आपदा प्रबंधन से आपकी जानकारी के लिए बता दें कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न 4 पूछे जाएंगे जिसमें से 2 का जवाब देना है। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारण अर्थात कि सूखा के लिए कौन कौन कारक जिम्मेवार हैं, यही आपको लिखना है। इसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि सुखाड़ के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेवार हैं। पहला है लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा और इसका सामयिक और स्थानिक विवरण में असंतुलित होना। दूसरा है मिट्टी की आर्द्रता की कमी इस स्तर तक हो जाए कि फसल मुरझा जाए, तभी क्या हो जाएगा, सुखाड़। तीसरा है जलाशय में जल का स्तर का गिर जाना। और चौथा कारण है इसका कि पारिस्थितिकी में जल की इतनी कमी हो जाए कि उत्पादकता घट जाए। सुखाड़ के बारे में आप उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे कि जो जल के कमी के कारण उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही सुखाड़ कहते हैं। तो ये सभी कारण है, इतना आप लिख देंगे आपको 2 अंक मिल जाएगा। ऐसे ही पॉइंट में आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि मानव जनित आपदा का संक्षिप्त परिचय दे। आसान प्रश्न था, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बाढ़ से होने वाला हानि, तो आप देख रहे हैं क्या क्या हानि आपको लिख देना है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, चलिए इसका भी उत्तर सीखते हैं। तो आपको जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के बारे में ऐसे ही लिखना है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन किसी प्रशासन की कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है, जैसे आग लगने के साथ ही तुरंत स्थानीय लोगों की भूमिका इत्यादि। अर्थात कि जीवन रक्षक अर्थात कोई भी आपदा आएगा तो तुरंत उससे जीवन को बचाना क्या कहलाता है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। तो इतना आप लिख देंगे आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखिए आपके सोशल साइंस का प्रश्न पत्र भी समाप्त हो चुका है। इस तरह सोशल साइंस में मैं आपको 80 का 80 बता दिया। ऐसे आप लिख कर जाएंगे तो 80/80 नंबर आप मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पहले आपको बता चुका हूं 20 अंक प्रैक्टिकल आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। और सभी विषय का मैं बोला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है, इस चैनल पे आप देख सकते हैं, या ercareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के ये प्रश्न पत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।